हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी ना कि किस तरीके से फोर्सेस देखे जाते हैं, क्या संबंध है आपका कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आपका संरक्षी बल तथा स्थितिज ऊर्जा में संबंध जाना। मैंने ये भी बताया आपको कि कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कि संरक्षी बल जितने भी हैं ये आपके या मैं इसको बात को दूसरे तरीके से कहूं कि जितनी भी स्थितिज ऊर्जा है, चाहे वो आपकी स्प्रिंग की हो, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या वैद्युत स्थितिकी की स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो ये सारे सारे उन्हीं बलों के लिए परिभाषित है यानी कि डिफाइंड है, जिन बलों के जो बल आपके कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षी बल हैं उनके लिए ही परिभाषित है। इस बात को याद रखिएगा। अब सारी बातें हो गई यहां तक की समझ में आई बातें, लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि ये साम्य अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, साम्य अवस्था क्या है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। अब देखिए ये बहुत जानना जरूरी है कि साम्य अवस्था क्या है, कहां पे काम में आती है। ये एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति जैसे कहते हैं, वहां पे बहुत काम आती है। और मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, देखो फिजिक्स में क्या है कि अगर आप हल्की हल्की जानकारी ले लेंगे, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पर, तो आपको सवाल नहीं बन पाएगा। सवाल इसलिए नहीं बन पाते हैं, रीजन यही होता है कि आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती सब्जेक्ट की। तो जब इनकम्प्लीट नॉलेज होती है, जब आपको डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किए हुए होते हैं, तो मेंटल मेच्योरिटी, जिन्हें मैं कह सकता हूँ मानसिक परिपक्वता, ये नहीं बन पाती। मेंटल मेच्योरिटी नहीं होती तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये सेंस नहीं हो पाता कि कैसे करना है सवाल। और ये सबसे बड़ी समस्या की बात हो जाती है एक बच्चे के लिए। तो उसे लगता है कि यार फिजिक्स तो पढ़ ली मैंने, पर मेरे से सवाल नहीं हो रहा है। तो सवाल नहीं होने का कारण यही है कि आपने फिजिक्स पूरी पढ़ी ही नहीं है, आपसे बहुत सारी चीजें छिप ही रह गई हैं या आप पढ़ नहीं पाए। तो इसलिए हर एक पॉइंट को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तभी तो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकलेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई डिफिकल्ट नहीं होता, वो आपके बेसिक चेक करता है कि आपके बेसिक कहां पर अच्छे हैं, कहां पर वीक है। तो ये बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अब देखिए जैसे जैसे दिन आते जा रहे हैं, आपको निश्चित तौर पे मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो निश्चित तौर पे आप सफलता से चूक जाओगे, अपने लक्ष्य से चूक जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि लेक्चर पूरा जरूर देखो। लेक्चर पूरा देखोगे तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी बातें समझने को मिलेंगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं इन शॉर्ट हो जाए, तो इन शॉर्ट से काम नहीं चलता। इन शॉर्ट से बच्चों काम नहीं चलता। आप ये सोचिए कि एक बच्चा आईआईटी जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन कब से कर रहा है, 9th क्लास से, 10th क्लास से कर रहा है। तो यहाँ पर तो चीजें अलग है ना। और आप 11th से सोच रहे हो इन शॉर्ट में, जब वो जो टॉपर होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपके 11th में ही स्टार्ट करा है या 12th में ही स्टार्ट, ना वो बहुत सालों से कर रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग, मतलब 9 से स्टार्ट कर दिया, किसी ने क्लास 10 से स्टार्ट कर दिया। तो दे आर वर्किंग ऑन दैट। सो आपको भी ये सोचो कि कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाए और मेरा काम बन जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें लगातार लगातार अच्छे से पूरी वीडियो देखनी है, कंप्लीट करने हैं, नोट्स बनाने हैं, तभी सवाल बनेंगे। और सवाल कहाँ एसएचएम में फंसेगा मैं भी बता दूंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था बच्चों साम्यावस्था के बारे में, और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल, मैं हूं सिद्धार्थ हरिताश। तो साम्यावस्था क्या है, यानी कि इक्विलिब्रियम। जिस स्टेट में, जिस अवस्था में वस्तु पर लग रहा है सभी बलों का जो सदिश योग है वो शून्य होता है, उस अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं। तो साम्यावस्था क्या है ये जाना, तो इसको लिख लेना आप कि साम्यावस्था क्या है। मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं। तो देखिए डेफिनेशन, जिस अवस्था में वस्तु पर लग रहा है सभी बलों का सदिश योग शून्य होता है, उस अवस्था को हम बच्चों क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। आसान बात है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। यानी कि इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन एफ आई, यानी कि सभी बलों का सदिश योग जहां पर आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक है, बराबर अगर आपका नल वेक्टर आ रहा है यानी कि 0 आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है या साम्यावस्था है। ये बात हमें समझ में आई। अब देखिए साम्यावस्था कैसे हो सकती है। मान लीजिए एक कटोरा है ना, ये ऐसे करके कटोरा है, और इस कटोरे में आपने एक छोटी सी बॉल छोड़ रखी है, यहाँ पर वो रुकी रहेगी, ये अपने यहाँ पर रुकी है। तो अगर आप देखें तो इस स्टेट में क्या है, ये साम्यावस्था में है, क्योंकि इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रही है और नीचे की तरफ mg इसका भार लग रहा है। तो कुल बलों का सदिश योग शून्य है। अब अगर आप देखें ध्यान से,
तो आप अगर इसे अपनी इसकी पोजीशन से हल्का सा विस्थापित कर दें तो आपको देखने को मिलेगा ये इस दोबारा पॉइंट ए पर आने की कोशिश करेगी। मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये पॉइंट आपका जो ए है, इससे आप इसे थोड़ा सा आगे ले जाओ और जैसे ही छोड़ोगे तो वैसे क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा और वापस पुनः बिंदु ए पर आ जाएगा। तो वापस किस में आ गया, साम्य अवस्था में आ गया। तो हम इस प्रकार की साम्य अवस्था को कहते हैं स्थायी साम्य अवस्था। स्थायी साम्य अवस्था ध्यान से समझिएगा, ये कहलाती है आपकी स्थायी साम्य अवस्था। अब अगर आप ध्यान से देखें, दूसरी बात बताता हूं मैं आपको। दूसरी बात बच्चों ये कि मान लीजिए एक ये आपका हेमीस्फीयर है, अर्धगोला, इसके टॉप पर एक बॉल रखी है। अभी ये दोनों स्टेशनरी है, ये भी रुका हुआ है, ध्यान से देखें। तो अभी बच्चों ये रुका हुआ है यहां पर। अब आप हल्का सा इसे छोड़ दें तो निश्चित तौर पे ये ऐसे गिरता चला जाएगा, लेकिन दोबारा इसके पॉइंट बी पर आने की कोई भी प्रयास नहीं होंगे। तो इस प्रकार की साम्य अवस्था को हम कहते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। यानी कि अगर आप देखें पहली परिस्थिति में क्या हुआ था, जो ये वाली थी, जैसे ही आपने वस्तु को इसकी साम्यावस्था से विस्थापित किया, वैसे ही एक बल आया जिसने क्या करा, इस वस्तु को वापस, हमेशा एक बल ऐसा कार्यरत रहा जो वस्तु की साम्यावस्था की ओर कार्य कर रहा था। यानी कि वो हमेशा वस्तु को साम्यावस्था में लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहां पर हमने जैसे ही किया, यहां पर कोई भी ऐसा बल नहीं आया जो वस्तु को वापस बिंदु बी पे लाने की कोशिश करे। यहां देखें आप, जैसे यहां पर ले गए हम, तो यहां पर देखिए इस बल जो आपका भार है, इसका एक घटक आप देखें तो ऐसे रहा mg cos थीटा, और दूसरा एक बल का जो घटक है mg sin थीटा इधर रहा। तो ये mg sin थीटा की जो चेष्टा है, ये जो इसकी इंटेंशन है, ये mg sin थीटा वस्तु को वापस पुनः बी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर भी अगर ये जा रहा है, मान लीजिए ऐसे ऑसिलेट करके गया, तो अब देखें तो भार आपका ऐसे लग रहा है। अगेन mg जो ये आपका वेट का कंपोनेंट कहूं मैं, मान लीजिए थीटा कहां से है वो मैं बाद में डिफाइन कर दूंगा। तो एक वेट का कंपोनेंट जो है इधर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, ये एंगल थीटा मैं कह रहा हूं, ये रेडियस से बना रहा है इस तरीके से, ये थीटा। तो ये अगेन mg sin थीटा इसको बिंदु बी पर लाने की कोशिश कर रहा है। पर इस परिस्थिति में देखें तो ऐसा नहीं है। इस परिस्थिति में अगर आपने यहां से डिस्प्लेस किया और मैं कहूं कि ऊर्ध्व से कोण जो है थीटा बन रहा है, तो इस परिस्थिति में बच्चों देखो mg तो ऐसे लग रहा है और ये आपका जो कोण होगा ये भी थीटा होगा। तो आपका mg cos थीटा इधर हो गया और mg sin थीटा की कोई भी चेष्टा, यानी कि कोई भी इसकी वजह से मोशन ऐसा नहीं हो रहा कि ये बिंदु बी पर लाने की कोशिश करे वस्तु को वापस। तो यहां पर हमें ये समझ में आता है कि जो ये साम्यावस्था है, ये आपकी स्थायी नहीं है, अस्थायी साम्यावस्था है। तो ये एक उदाहरण हुआ आपका अस्थायी साम्यावस्था का। और ऊपर वाली परिस्थिति को ध्यान से देखो, तो यहां पर mg sin थीटा की हमेशा कोशिश है इसको बिंदु बी पे लाने के लिए, तो ये आपका कहलाएगा स्थायी साम्यावस्था। ये आपका स्थायी साम्यावस्था कहलाएगा। तो ये दो पॉइंट बहुत जरूरी हैं जानने के लिए। अब देखिए आपका जहां पर भी स्थायी साम्यावस्था की परिस्थिति है, वहीं पे तो आपका देखिए बार बार दोलन गति हो सकती है, ऑसिलेशन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी हो सकते हैं ऑसिलेशन, क्योंकि ये तो एक बार निकल गया, दोबारा थोड़ी आएगा। लेकिन यहाँ पर ये अपनी बार बार इसी जिन बिंदुओं पे ये पहले पथ पर इधर गया, उन्हीं बिंदुओं को दोबारा उन पे चलेगा। तो ये आपके स्थायी साम्यावस्था में। अब हम देखें कि मान लीजिए आपको दिया है कि कोई वस्तु साम्यावस्था में, तो हम किस प्रकार से जांचेंगे कि वस्तु स्थायी साम्यावस्था में या अस्थायी साम्यावस्था में। तो ये जानना जरूरी है। तो इसको देखेंगे, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसको देखते हैं। अब बच्चों ये आपका स्थितिज ऊर्जा और एक्स के बीच का ग्राफ है। इस ग्राफ की सहायता से हम देखना चाहते हैं कि कोई वस्तु किस बिंदु पर साम्यावस्था में, पहले तो ये जानना चाहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि वस्तु की जो साम्यावस्था है वो स्थायी है या अस्थायी है।
अब स्थायी साम्यावस्था क्या है और किस प्रकार से हम स्थितिज ऊर्जा तथा विस्थापन, या मैं विस्थापन की जगह कहूं कि स्थिति के ग्राफ से, पोजीशन के ग्राफ से ये जान पाऊंगा, ये जानना मैं चाहता हूं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्थिति साम्यावस्था क्या है। आपकी जो आपकी स्थिर साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आपकी स्थाई जिसे हमने बोला, तो मैं फिर से लिख देता हूं, स्थाई साम्यावस्था क्या है? यदि हम कण को हल्का सा विस्थापित करें, यदि कण को उसकी साम्यावस्था से हल्का सा विस्थापित करें और कण पुनः अपनी साम्यावस्था पे आ जाए, तो इस प्रकार की साम्यावस्था आपकी स्थायी साम्यावस्था कहलाती है। तो हम लिख देते हैं इस बात को, यदि किसी कण को उसकी साम्यावस्था से, यानी कि इक्विलिब्रियम से, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से, उसकी साम्यावस्था से अल्प विस्थापित करें और वस्तु पुनः अपनी साम्यावस्था में आ जाए, तो इस प्रकार की साम्यावस्था को स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, आसान बात है, कुछ कठिन नहीं है इसको समझने में। यदि कण को उसकी साम्यावस्था से अल्प विस्थापित करें और वस्तु पुनः अपनी साम्यावस्था में आ जाए, तो इस प्रकार की साम्यावस्था को स्थायी साम्यावस्था कहा गया। अब जरा देखते हैं कि भाई हम स्थितिज ऊर्जा तथा स्थिति के ग्राफ से कैसे देख सकते हैं इस बात को। तो बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि F बराबर, ये पढ़ाया था, F बराबर माइनस का du बाई dx। अब आपको मैंने ये भी बताया था जो अवकलन है, भौतिक गणित वाली प्लेलिस्ट देख लो, अभी भी बता रहा हूं, अगर अवकलन नहीं समझ में आया ना तो हमें देखना चाहिए। चीटिंग मत करना खुद से कि हाँ हमें समझ में आ गया, समझ में नहीं आ रही है चीज, अवकलन देख लेना, सब बताया मैंने। ठीक है, dy over dx एज अ रेट मेजर, dy over dx एज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा का ढाल के तौर पे मैंने बताया, वहां पे तुम देख लेना, पूरी वीडियो बनी हुई है, तो बच्चों देख जरूर लेना। तो मैं आपको बताऊं कि भाई ये du by dx जो है आपका स्थितिज ऊर्जा और स्थिति में जो ग्राफ बन रहा है ना, इस ग्राफ का ढाल बताएगा। तो हम ढाल देख लेते ना, ये जो ढाल है, बिंदु डी पर ढाल है, बिंदु ए पर ढाल है, बिंदु बी पर ढाल है, इस बातों से हमें पता चल पाएगा कि भाई कि ढाल अगर ये है तो आपका फोर्स जो इस वस्तु पे कार्यरत है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने इसको ऐसे दिखाया कि मान लीजिए एक वस्तु रखी है मूल बिंदु से x दूरी पर, मूल बिंदु से x दूरी पर रखी है, वस्तु P है। अब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो ux कहा, इस पे कोई बल कार्यरत होगा, वो बल होगा आपका माइनस का du बाई ओवर dx, ये बल कार्यरत होगा। ध्यान से समझें सारी चीजों को। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि साम्य अवस्था है कहां, तो वह अवस्था जहां पर वस्तु पर लग रहे सारे बलों का सदिश योग शून्य हो, यानी कि कुल बल आपका F क्या हो, जीरो हो। अब F जीरो हो तो निश्चित तौर पर du बाई dx क्या हो, शून्य हो, यानी कि रेखा का ढाल क्या हो, रेखा का ढाल भी शून्य होना चाहिए। रेखा का ढाल शून्य मतलब कब होती है किसी रेखा का ढाल या स्पर्श रेखा का ढाल शून्य, जब वह आपके x अक्ष के समांतर हो। x अक्ष के समांतर हो रही हो कोई रेखा, तो इस रेखा का हम कहते हैं जो ढाल है वो ढाल शून्य है। तो हमें वो देखना है कि किस परिस्थिति में आपकी जो रेखा है, जो स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये du बाई ओवर dx क्या है, स्पर्श रेखा का ढाल बताता है, स्पर्श रेखा का ढाल।
ये स्पर्श रेखा का ढाल बताता है। तो स्पर्श रेखा का ढाल कहाँ शून्य है, यानी कि कहाँ पर, किस बिंदु पर आपकी जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर है, हम ये देखना चाहते हैं। एट विच पॉइंट द टेंजेंट और द टेंजेंट ऑन द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वी वांट टू नो इट। कैसे देखेंगे? बहुत आसान है। देखो ना, बिंदु बी पर जो आपकी ये है, आपकी स्पर्श रेखा है, ये एक्स अक्ष के समांतर है बिंदु बी पर। अब बिंदु बी पर ये एक्स अक्ष के समांतर है, तो यानी कि बिंदु बी पर आपका जो रेखा का ढाल है वो शून्य है, और रेखा का ढाल शून्य यानी कि डी यू बाई डी एक्स शून्य, यानी कि फोर्स जो है एट पॉइंट बी पर जीरो है। यानी कि बिंदु बी पर लग रहे, बिंदु बी पर स्थित जो वस्तु है इस पे लग रहा है सभी बलों का सदिश योग शून्य है। तो हमें ये बात समझ में आई कि जो बिंदु बी है हमारा बच्चों, ये बिंदु बी साम्यावस्था का बिंदु है। यानी कि बिंदु बी पर रेखा का, स्पर्श रेखा का ढाल शून्य है, और अगर ऐसा है कि स्पर्श रेखा का ढाल शून्य है बिंदु बी पर, तो आप देख सकते हो कि डी यू बाई डी एक्स जीरो है, और हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है माइनस का डी यू बाई डी एक्स। तो F जो उस वस्तु पर कार्यरत बल है उसका योग, मतलब वो भी बल भी शून्य है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट बी है, आपका पॉइंट बी इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यानी कि साम्यावस्था का पॉइंट है। पॉइंट बी इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। मैं हिंदी में ही लिख देता हूं आप लोगों के लिए, साम्यावस्था का बिंदु है। ठीक, अब मान लिया, यहां पे दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो यहां पर दिखा रहा हूं कि मान लीजिए जो वस्तु P है, या फिर मैं कहूं अभी वस्तु जो है मेरी B बिंदु पर है, और यहां पर ये इस पे लग रहा है सारे, जो यहां पर बात करूं तो इस पे लग रहा है इस बलों का योग जो है शून्य है, इस पे जितने भी बल है उसका योग शून्य है। यहां से हमें पता चलता है यानी कि कोई बल कार्यरत इस पे नहीं है। अब आप देखें ध्यान से और बात देखते हैं, अगर मैं बिंदु बी से पीछे जाऊं तो बिंदु ए पे, अब मुझे ये जानना है कि बिंदु बी क्या आपकी स्थायी साम्यावस्था है या अस्थायी साम्यावस्था है। मैं ये बात जानना चाहता हूं, क्या ये स्थायी साम्यावस्था है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, या आपकी अस्थायी है, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है, कैसे पता चलेगा? तो ये देखना चाहते हैं, देखते आइए। तो ये आपकी अस्थायी साम्यावस्था है, दोनों में से कौन सी साम्यावस्था ये जानना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बिंदु बी से वस्तु को आप थोड़ा सा विस्थापित करें और देखें जो इस पे बल आया, यदि इस बल की दिशा इस दिशा में हुई तो ये तो और आगे ले जाएगा ना, और अगर इस बल की दिशा इस दिशा में हुई तो वापस बिंदु बी पर लाने की कोशिश करेगा। तो पहला हम क्या कर सकते हैं, अल्प विस्थापित किया बिंदु बी से, अब देखा कि जो इस पे बल आया वो बल की वजह से, मतलब वो बल क्या आपके वस्तु को पुनः बिंदु बी पर ले जाने की चेष्टा कर रहा है। अगर मैं आगे ले जाऊं तो अगर स्थायी साम्यावस्था होगी तो बल इस दिशा में आना चाहिए, यानी कि बल ऋणात्मक होना चाहिए। बल आपका जो, अगर मैं बिंदु बी से थोड़ा सा विस्थापित कर दूं, आगे ले जाऊं, तो बल जो आना चाहिए वो आपका कैसा आना चाहिए, बल आपका इस डायरेक्शन में आना चाहिए, नहीं कि निगेटिव डायरेक्शन है, निगेटिव आना चाहिए, यानी ऋणात्मक आना चाहिए। यानी कि मैं, अब देखो यहां थे ना, इससे आगे ले जाऊं, एक्स ले जाऊं, तो ये एक्स मान लो सी बिंदु पर ले गया, तो सी बिंदु पर देखा कि रेखा का जो ढाल है, अगर मैं यहां बना के दिखाऊं आपको, तो सी बिंदु पर रेखा का जो ढाल है, स्पर्श रेखा यानी कि स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट देखूं, तो ये स्लोप आपका पॉजिटिव आता है। एक्यूट एंगल है, मैंने बताया था टेन थीटा, ये थीटा आपका एक्यूट यानी कि आपका न्यून कोण है, तो इस परिस्थिति में टेन थीटा पॉजिटिव आता है, यानी कि आपका स्लोप जो आ रहा है डी यू बाई डी एक्स ये पॉजिटिव है। अब अगर डी यू बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव है तो आप जानते हो एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स है, और अगर ये पॉजिटिव तो आपका एफ आ गया निगेटिव। अगर एफ निगेटिव आया तो बिल्कुल
हल्का सा विस्थापित करने पर सी बिंदु पर ले जाने पर जो आपका बल आ रहा है ये आपके इस दिशा में आ रहा है, यानी कि वस्तु को ये वापस पुनः बिंदु बी पर लेके जाना है। बात ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं पीछे ले जाऊं, वस्तु को बिंदु ए पर ले जाऊं, तो जो इस पे बल कार्यरत हो उसकी चेष्टा हो वापस बिंदु बी पर ले जाने की। यानी कि अगर मैं वस्तु को अब ए बिंदु पर ले जाऊं तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर बच्चों आपके इस वस्तु पर जो बल आए ये बल की दिशा पुनः बी बिंदु की तरफ आए, यानी कि यहां पर जो आए बल ए बिंदु पर ये पॉजिटिव आना चाहिए, तभी ये फिर बिंदु बी पर ले जाएगा और हम तब कह पाएंगे कि वस्तु जो हमारी है स्थायी साम्यावस्था में है। तो देखो, अब अगर मैं बिंदु ए की बात करूं तो ध्यान से देखें बिंदु ए पर क्या हो रहा है। बिंदु ए पर कुछ इस तरीके का ग्राफ है और यहां पर जो अगर मैं स्लोप खींचूं टेंजेंट का तो आप देखें ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि अधिक कोण है, तो टेन थीटा तो आपका नेगेटिव हो गया। टेन थीटा नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि आपका जो स्लोप है इस पॉइंट पर टेंजेंट स्पर्श रेखा का जो ढाल है ये आपका ऋणात्मक हो गया, यानी कि du बाई डी एक्स ए पॉइंट पर नेगेटिव हो गया। अब मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स माइनस का du बाई डी एक्स ए पॉइंट पर देख रहा हूं, तो ये तो पहले से ऋणात्मक है और पहले से एक ऋणात्मक का चिन्ह होता है तो धनात्मक हो गया। तो यहां पर हमें समझ में आता है कि हाँ भाई Fa तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने का मतलब इस दिशा में, तो निश्चित तौर पर ये पुनः बी की तरफ ले जाने की चेष्टा करेगा। तो अब हम यहां से समझ पाए कि अगर बी से कहीं भी ले जाओ तो जो वस्तु पर बल आ रहा है वो उसकी क्या कंडीशन, उसकी क्या स्टेट है, वो वापस वस्तु को बिंदु बी पर ले जाने की कोशिश करेगा। तो आपकी जो वस्तु बी पर है जो कि साम्य अवस्था में है, ये साम्य अवस्था स्थायी साम्य अवस्था हो गई। तो कैसी साम्य अवस्था हो गई, ये बिंदु बी आपकी स्थायी साम्य अवस्था हो गई। बिंदु बी आपकी स्थायी साम्य अवस्था है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी अस्थायी साम्यावस्था कैसे दिखी जाती है। क्या है अस्थायी साम्यावस्था, आप लोग इसे जरूर नोट करें और फिर इसी ग्राफ का यूज करते हुए सोच के बताएं कि भाई अस्थायी साम्यावस्था क्या है, किस तरीके से अस्थायी साम्यावस्था को देखें, क्या तरीका है समझने का, सारा देखेंगे। तो पहले से नोट कर लो, बाकी बातचीत नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।